ये बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके अक्ष की लंबाई 2l है। सी कोई सेंटर है। माइनस क्यू ए पर चार्ज है, प्लस क्यू बी पर चार्ज है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि द्विध्रुव में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कैसे पता करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सी अक्ष निरक्ष है, कौन सी अक्ष अक्षीय है। जब हम द्विध्रुव के अक्ष यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा की दिशा में चाहे इस तरफ लें या दूसरी तरफ जाएं, तो वो अक्ष द्विध्रुव की ए बी अक्ष है। तो इस तरफ अगर हम कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो अक्षीय स्थिति कहलाती है, जैसा पिछले में पढ़े थे। द्विध्रुव के अक्ष के मध्यबिंदु, द्विध्रुव के अक्ष के मध्यबिंदु यानी यहाँ से सी से लंबार्धक रेखा अगर हम खींच दें तो इस लंबार्धक रेखा पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी बिंदु लेते हैं तो निरक्ष रेखा पर वो बिंदु कहलाता है। मान लिया है पॉइंट P है। अब हमें इस द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों का निकाय है, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों निकाय बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और चूंकि दो तीव्रताएं बिंदु P पर अलग अलग आवेशों के कारण आ रही हैं, तो P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से हम ज्ञात कर लेंगे दोनों के सदिश योग के बराबर। चलिए फिर करते हैं। अब इस चित्र में देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और हम जानते हैं कि धन आवेश के कारण तीव्रता अवे फ्रॉम चार्ज होती है, तो इसलिए E1 की दिशा इधर है। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E2 ले रहे हैं, इट इज़ टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज यानी ए की तरफ, तो P से ए की तरफ है, E2 है। हम मान लेते हैं कि AP और BP अगर हम गणितीय रूप से देखें तो समान है, और ये AP अक्ष से, द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बना रहा है और यह भी थीटा कोण बना रहा है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज इसको माना जा सकता है स्ट्रक्चर को। तो ये दोनों एंगल भी E1 E2 इस लाइन से थीटा कोण बना रहे हैं। और E1 और E2 का परिणामी है समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ लगा करके हम एक समांतर चतुर्भुज बनाए, जिसका कि विकर्ण ये परिणामी तीव्रता को बताता है। तो कुछ हम गणितीय गणना करते हैं। पहले E1 E2 को हम निकालते हैं, फिर इसके बाद आगे उनका सम निकालते हैं। अब देखिए, हमने सर्वप्रथम इस फिगर के बारे में डिटेल ऊपर लिख दिया कि क्या क्या है और क्या हमें ज्ञात करना है। चित्र से स्पष्ट है कि अगर हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएं तो AP और BP बराबर आते हैं, अर्थात बिंदु P की प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से दूरियां समान है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम E1 कह रहे हैं, इसको ज्ञात। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर एक जो सामान्य सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यहाँ r की जगह पर हमने ये दूरी रखा है जो कि √r² + l² है, इसका स्क्वायर किया तो ये मिला, और दिशा B से P की तरफ। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो कि इधर की तरफ है। और परिमाण में समान आनी चाहिए क्योंकि दूरी समान है लेकिन दिशा इधर है। अब यहाँ देखिए E2 जो कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह भी उतना ही आई है परिमाण में, और लेकिन दिशा इसकी P से A की तरफ है यानी इस तरफ। तो दोनों तीव्रताएं परिमाण में समान हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालें, देखें, कंपेयर करें तो दोनों के समान हैं। अब हम देखें E1 E2 बराबर आ गया। AP BP का द्विध्रुव की अक्ष से कोण, यानी यह रेखा थीटा एंगल बना रही है इससे, और इस BP रेखा को भी यहाँ से इसके सापेक्ष एंगल इधर से देखें थीटा है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के नाते यह E1
इस परिणामी से थीटा कोण पर है और जो आपका E2 है ये भी इससे थीटा कोण पर है, यानी E1 और E2 के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 2 थीटा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अगर हम देखें तो बिंदु P पर E1 E2 का परिणामी यानी -q + q दोनों के कारण जो निकाय है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 का वेक्टर सम होगी। अब हमें इनका परिणामी सदिश योग के नियम से निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ a की जगह P1 है, b की जगह E2 है और थीटा की जगह 2 थीटा है। और हमें पता है कि यहाँ E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो इसकी गणना हम कर लें। अब यहाँ हम लोग देखिए गणितीय संक्रिया का उपयोग करके 2E1² कॉमन ले लिया और 2E2 कॉमन लेने से 1 + cos 2 थीटा आया। cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 रखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ रखा तो 2 2 4 का √2 E1² की 1 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा आ गया। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू चित्र से अगर हम देखें तो ये थीटा एंगल है, इतनी दूरी हाफ एल है और ये आपका √r² + l² cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकली l/दिस और E में ये 2 ये E1 की वैल्यू है, l/ इतना cos थीटा की रखा कि × 2l की जगह हमने रिप्लेस किया कि P द्विध्रुव का विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है तो P/ इतना आ गया। परंतु हम इस अप्रॉक्सीमेशन को रखें कि l बहुत कम होता है r से तो l² और कम होगा, r² l² की जगह r² रखें तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की चीज़ मिलकर के r³ आ गई। तो E ट्रांसवर्स = 1/4πε0 P/r³ ट्रांसवर्स को निरक्ष कहते हैं या अनुप्रस्थ कहते हैं। सदिश रूप में हम इसे निम्नवत लिख सकते हैं।